We have now understood the meaning of winding up and liquidation and who is a liquidator. So, winding up is the process of bringing the business of the company to an end. Liquidation is the actual process of selling off the assets of the company and paying off the liabilities. And liquidator is the person who performs this task of selling the assets of the company and paying off the liabilities. So, the liquidator, when he does this work of selling the assets and paying the liabilities, he has to present a final statement of account to the company that how he has performed this entire task. So, this is presented through a written statement which is known as a final statement of account of the liquidator or the liquidator's final statement of account. So this is what we are going to discuss here, and all the practical questions in relation to the liquidation of the companies will focus on the preparation of the liquidator's final statement of account. So what actually we write here, see, this is just a statement. This is not the accounting on the basis of double entry. This is just a statement. Even if you write that, suppose I have to tell you that how I have used the money, so I will say I had this much money, मेरे पास इतना पैसा था, मैंने यहाँ खर्च किया, इतना पैसा मेरे पास बच गया. So this is simple addition and subtraction. सिर्फ आप उसे एक statement के form में present कर रहे हैं. सो दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट और अ डिटेल, और या हिंदी में जिसे आप कहें कि एक ब्यौरा देना कि किस तरह से ये सारा काम किया गया. तो ये कोई डबल एंट्री के ऊपर बेस नहीं होता, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है जो लिक्विडेटर को प्रिपेयर करनी होती है. सो व्हेन ही प्रिपेयर्स द स्टेटमेंट, व्हाट डज ही राइट हियर? पहले वो लिखता है कि कितना पैसा कहाँ कहाँ से आया. सो ऑन द रिसीट साइड ही इज गोइंग टू राइट फर्स्ट टू कैश इन हैंड और एट बैंक, मतलब इतना पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी था, द कैश वॉज इन हैंड और एट बैंक. फिर द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, फिर असेट्स को बेचा गया, कंपनी के जितने भी असेट्स थे उन्हें बेचा गया, और उस पैसे उनको बेचकर जो पैसा आया वो आपने यहाँ लिखते चले गए. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इट में बी लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन सब असेट्स से आपने कितना पैसा रियलाइज किया, दैट हैज़ टू बी रिटन योर, एंड द टोटल ऑफ दिस विल कम इन द आउटर कॉलम. ठीक है, तो पहले इतना कैश था कंपनी के पास, फिर इतना पैसा असेट्स को बेचकर या असेट्स को रियलाइज करके आ गया. उसके बाद सरप्लस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. सो व्हाट आर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स? क्रेडिटर हम सबको पता है कि लाइबिलिटी होती है जिसे हमें पे करना होता है. सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब कि उसके पास कोई सिक्योरिटी है. सिक्योरिटी मतलब उसके पास कंपनी के किसी असेट का कोई चार्ज है, मतलब अगर कंपनी उसे पैसा नहीं दे पाएगी तो इस असेट को बेचकर वो अपना पैसा रिकवर कर लेगा. तो अगर कोई ऐसे असेट्स हैं कंपनी के जो क्रेडिटर्स ने एज अ सिक्योरिटी रखे हुए हैं, राइट, तो उनको कंपनी इस वाले रियलाइजेशन में लिक्विडेटर शो नहीं करेगा. उसके लिए क्या करेंगे? सपोज लेट अस से एन एग्जांपल दैट देयर इज अ मशीनरी, एक मशीन है, उसकी वैल्यू है, आई विल राइट इट हियर, दैट सपोज देयर इज अ मशीन, द वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1 लाख, और एक क्रेडिटर है जिसकी सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी उसने इसे लिया हुआ है. तो सिक्योरिटी जो क्रेडिटर ने लिया है उसको पेमेंट करना है 1 लाख का. जब वो क्रेडिटर उस मशीन को बेचता है तो उसे पैसा मिल जाता है 1,10,000. सपोज दिस इज द मनी विच ही गेट्स. तो अब ये जो 10,000 उसको एक्स्ट्रा मिल गया है, उसका कर्जा कहाँ तक था? 1 लाख तक. तो 10,000 जो उसे एक्स्ट्रा मिला है वो उसे कंपनी को लौटाना है. सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन, टू सरप्लस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर. सो सिक्योर्ड क्रेडिटर अपनी जितनी उनकी लाइबिलिटी कंपनी ने उसको पे करना था वो अपना लेने के बाद
उस असेट को बेचकर उसमें से अपना पैसा डिडक्ट करने के बाद अगर कोई सरप्लस बच जाता है, मतलब जो असेट उस क्रेडिटर ने बेचा है उसको बेचकर अपना कर्जा चुकता करने के बाद भी पैसा बच गया है, तो वो पैसा वो कंपनी को लौटाएगा, क्योंकि असेट किसका था? कंपनी का, और कंपनी ने उसे सिक्योरिटी की तरह दिया था क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर ने अगर अपना जो भी उसका ड्यू बनता था वो अपना ले लिया है, तो उसके बाद ही बचा हुआ पैसा वो कंपनी को लौटाएगा। सो ये सरप्लस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो ये पैसा भी आ जाएगा कंपनी के पास। और हम यहाँ पे ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के पास कहाँ कहाँ से कितना पैसा आएगा। 2 कॉल्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स जो होते हैं, अगर उनसे आपने अभी तक पूरा मनी डिमांड नहीं किया, अगर 10 रुपये का शेयर है, अगर उस पर 8 रुपये ही अभी तक मंगवाए हैं, तो अब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप बचे हुए 2 रुपये भी सबसे कॉल करेंगे, राइट? सो दैट इज़ 2 कॉल्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स। यू हैव टू राइट हियर how much is the money and from how many number of shares it has been called. Suppose 1,00,000 शेयर्स हैं और हर एक शेयर पे 2 रुपये ड्यू था, तो इट विल बी ₹2 on 1,00,000 शेयर्स, तो 2 लाख रुपया यहाँ से आ जाएगा कंपनी के पास। तो यहाँ पर हमने सारे सोर्सेज लिखे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। अब इनसे हमें जो पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ है, जो कंपनी के पास ऑलरेडी था, असेट्स को बेचकर आया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने अपनी लायबिलिटी को रिकवर करने के बाद बचा हुआ पैसा जो लौटाया, और जो शेयर होल्डर्स ने पे करना था अभी तक, जो ड्यू रह गया था वो उन्होंने पे कर दिया, वो सारा कलेक्शन हो जाएगा कंपनी के पास। अब ये जो कलेक्ट हुई है मनी, इसको हम यूज़ करेंगे टू रीपे द ड्यूज ऑफ द कंपनी, राइट? सो उसका ऑर्डर हमने कहाँ दिखाया है? ऑन द क्रेडिट साइड, जो पेमेंट साइड है, राइट? सो हेयर बाय लीगल चार्जेस, सबसे पहले क्या पे करेंगे? लीगल चार्जेस, जो भी कंपनी को कानूनी खर्चे करने पड़े हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जो कोर्ट केसेस होते हैं जहाँ पर कि कंपनी को, अगर किसी ने उसके अगेंस्ट क्लेम फाइल किया है तो कंपनी को अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है, या कंपनी को खुद किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना पड़ता है टू रिकवर द मनी। तो ये सारे लीगल चार्जेस हैं, सो दे विल बी पेड फर्स्ट। द फर्स्ट प्रेफरेंस, ये इसी ऑर्डर में जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली पेमेंट किसकी होगी? लीगल चार्जेस की। उसके बाद लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, जो लिक्विडेटर जिसने ये पूरा टास्क किया है, पूरा प्रोसेस किया है, उसको जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा वो सेकंड नंबर पे आएगा। रेम्यूनरेशन किस किस तरीके से दिया जाता है लिक्विडेटर को? या तो इट कैन बी पेड एज अ परसेंटेज ऑन द अमाउंट ऑफ असेट, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम असेट्स, जो असेट्स बेचता है लिक्विडेटर उसके ऊपर एक परसेंटेज कैलकुलेट की जा सकती है। तो असेट्स में कैश तो बेचता नहीं है लिक्विडेटर, तो कैश नहीं बेचता है तो उस केस में कैश पे तो नहीं मिलेगा उसको कमीशन या जो भी रेम्यूनरेशन है। लेकिन अगर ये क्लियरली गिवन है क्वेश्चन में दैट द लिस्ट ऑफ असेट्स सोल्ड बाय द लिक्विडेटर, उसमें कैश भी मेंशन्ड है, तो फिर आप कैश को भी इंक्लूड करके रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि अब उन असेट्स का क्या, कि जिसको क्रेडिटर बेच रहा है, अगर क्रेडिटर बेच रहा है, क्लियरली आपको मेंशन्ड है क्वेश्चन में, तो उस जो क्रेडिटर ने बेचा उसके लिए लिक्विडेटर ने कोई काम नहीं किया, उस पर लिक्विडेटर को कमीशन या रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उन असेट्स को पहले लिक्विडेटर ने बेचा और फिर क्रेडिटर को पे किया, तो उस केस में जो लिक्विडेटर है उसको उन असेट्स पे भी कमीशन या रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो एक्चुअली आपको देखना क्या है कि किस असेट को बेचने के लिए लिक्विडेटर ने काम किया है, जिनमें उसका कोई रोल रहा है उनको बेचने में, वहाँ उसे रेम्यूनरेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। Then the next is it can be given as a percentage on the amount paid to creditors, कि creditors को कितना पेमेंट करना है उसके ऊपर भी हो सकती है कमीशन। फिर इट कैन बी अ परसेंटेज ऑन अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स को कितनी पेमेंट की है उसके ऊपर भी एज अ परसेंटेज उसको रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो ये नॉर्मली इस तरह से लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन दी जाती है एज अ परसेंटेज, उसको 1% कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज दी जाती है, लाइक 5%, 3% ऑन किसके ऊपर? या तो असेट्स रियलाइज्ड, या पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, या पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स, या इनमें से एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं। सो दीज आर द वेज इन विच द लिक्विडेटर इज पेड द रेम्यूनरेशन। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन से पहले हमें क्या पे करना है? वी हैव टू पे द लीगल चार्जेस।
लीगल चार्जेस के बाद लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन पे करने के बाद थर्ड क्या आएगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप से जुड़े हुए और जितने भी खर्चे हैं वो सारे कहाँ पर आएंगे, थर्ड नंबर पे उनको पे करना है। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स की टर्न आएगी, और अदर क्रेडिटर्स हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो उसके बाद जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं कि उनका चार्ज होता है कंपनी के एसेट्स के ऊपर। द फोर्थ ऑर्डर, और दे कम एट फोर्थ नंबर इन द ऑर्डर where the payment has to be made to them। तो डिबेंचर होल्डर्स का या अदर क्रेडिटर्स हु कैरी अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, तो उनका नंबर फोर्थ नंबर पे आता है। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो हमने ले लिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन है, अब तो जो बचे वो अनसिक्योर्ड होने चाहिए। अब अनसिक्योर्ड में भी दो कैटेगरीज हैं, प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल। अब नॉन प्रेफरेंशियल और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं, पहली बात तो क्रेडिटर हैं, उन्हें हमें पे करना है, उनमें से कुछ को प्राथमिकता दी जाती है। प्रेफरेंशियल मतलब उनको हमें पे करते वक्त पहले उन्हें पे करना है। तो वो क्यों है ऐसा, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं, या तो कोई सरकार के जो आपने टैक्सेस ड्यू है, कोई फीस, कोई ड्यूटी, कोई टैक्स अगर ड्यू है तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाता है। अगर किसी को एम्प्लॉय का सैलरी या उसके कोई जो पीछे के ड्यूज चल रहे हैं अरियर्स में, वो सारे भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाते हैं। अगर किसी एक्ट के तहत, या फैक्ट्रीज एक्ट या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट या प्रोविडेंट फंड एक्ट, आपने कुछ पैसा देना है एम्प्लॉयज को, तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाता है। तो इसका मतलब जब हमें पैसा जो बचेगा उसको पहले उस पैसे को यूज करना है इन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को लौटाने के लिए। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाएगी पैसा लौटाते वक्त, और वो कौन होते हैं, जनरली सरकार, जब भी सरकार की तरफ हमारा कोई ड्यू बनता है, कोई टैक्स, कोई ड्यूटी, कोई पेनल्टी, कोई फीस, या एम्प्लॉयज के प्रति जितने भी ड्यूज बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ बोनस, अरियर्स, इन द फॉर्म ऑफ से एनी काइंड ऑफ पेमेंट अंडर द प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, तो इस तरह के जितने भी एम्प्लॉयज के प्रति ड्यूज बनते हैं अंडर वेरियस एक्ट्स, वो सारे भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो पहले उनको पे करेंगे, उसके बाद बाकी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देन वी हैव बाय अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जो नेक्स्ट टर्न किसकी आएगी, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जब सबको पे कर दिया आउटसाइडर्स को, अब बचे कौन, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स में भी दो कैटेगरीज है हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो लास्ट में पैसा बच जाएगा उसको पहले किसको लौटाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अगेन जैसे नाम से ही जाहिर है कि उनको प्राथमिकता दी जाती है टू रिटर्न द मनी। तो अब उनके अगर अरियर में है, कोई डिविडेंड चल रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे हो सकता है कि कोई डिविडेंड भी अभी पे करना बाकी हो, अरियर ऑफ डिविडेंड हो, तो उसको हम लौटाएंगे या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या प्रोविजन है। अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड भी पहले उनको देना है तो हम लौटाएंगे, अदरवाइज जो अरियर का डिविडेंड है वो पे नहीं करेंगे। देन आफ्टर दैट वी हैव द लास्ट टर्न, दैट इज ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। लास्ट में किसकी टर्न आती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो बचा हुआ पैसा है वो सारा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि पर शेयर कितना मिलेगा। तो प्रत्येक शेयर को कितना हिस्सा मिलेगा वो लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। तभी हम कहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स दे सिंक एंड सेल विद द कंपनी, राइट। तो अगर कंपनी फायदे में चल रही है तो उन्हें फायदा होता है, अगर नुकसान में चल रही होती है तो उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि अगर कभी भी कंपनी बंद होगी तो उनकी टर्न लास्ट में आती है। सबको पहले पे कर दिया जाएगा, उसके बाद लास्ट में जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। हो सकता है कि उन्हें हर शेयर पे जितना पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उससे ज़्यादा मिल जाए, या हो सकता है उसके बराबर मिल जाए, या हो सकता है उससे कम भी मिले, या ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही ना मिले। सो द इक्विटी शेयर होल्डर्स दे कम लास्ट इन द ऑर्डर, कि लास्ट में उनकी टर्न आएगी। सो दिस इज हाउ द लिक्विडेटर हैज़ टू रियलाइज द मनी फ्रॉम ऑल द एसेट्स, और उस पैसे को यूज़ करना होता है टू पे ऑल दीज पीपल
इन दिस ऑर्डर, इसी ऑर्डर में आपको पे करना है, राइट. सो वी हैव लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, liquidation expenses, debenture holders and other creditors having a floating charge, then preferential creditors, other unsecured creditors, then we have preference shareholders, and last we have the equity shareholders.